दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है। और आज अम्बेडकरनामा की वापसी हुई है कल। जेपी सिंह साहब का इंटरव्यू मैंने सुना है और दूसरा हमारे साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब से संजीव साहब। लगातार आप सुनते रहे अम्बेडकरनामा पर उनको। अम्बेडकरनामा ग्लोबल भी सर्च कीजिए, बहुजन विजडम भी सर्च कीजिए। ये वीडियो सारे चैनल पे जाएंगे एक साथ और पूरा सुनिएगा। संजीव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के रहने वाले हैं, गया के। और भोजपुरी, मगही सब बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, लिखते हैं। पंजाब में पत्रकार हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, बहुभाषी हैं और बहुत शानदार इनसे बात करना हर समय अच्छा लगता है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इंटरनेशनल मामले के जानकार हैं। मेरे व्हाट्सएप पे लगातार अपने लेख और इंटरनेशनल मामले में क्या चल रहा है लगातार मुझे भेजते रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ और उससे मेरा ज्ञान वर्धन होता है। साथ ही इनकी बेटी अभी पढ़ती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेकंड ईयर में, मिरांडा हाउस में। और वो इंटरनेशनल मामले भी लिख रहे हैं लगातार अखबारों में। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशनुमा एहसास है कि हमारे बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं, इसका मतलब है कारवां आगे बढ़ रहा है। संजीव जी को मैंने इसलिए बुलाया है कि इंटरनेशनल मामले के बहुत सारी इशूज पे लिखते रहते हैं और इनको ज्ञान रहता है क्या चल रहा है। यूक्रेन में कावा, इसी मसले पे हमने बुलाया है। अगली आवाज संजीव जी की होगी। यूक्रेन में कावा, रसिया हटी कि रही। संजीव जी स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। का हुई? देखिए, अभी जो आज की जो सूचना है वो और जो डेवलपमेंट्स हैं, उस डेवलपमेंट के हिसाब से तो रशियन फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा मुकाबला अब यूक्रेन के फोर्सेस की तरफ से मिल रहा है। और जैसे लग रहा था कि पिछले 2-3 दिनों में कि रसिया पूरी तरह से यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा और नाटो फोर्सेस भी यूक्रेन को अकेला छोड़ने की बात आ रही थी। लगातार देख ही रहे थे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी बोल दिया था कि हमें अकेला लड़ने के लिए सारों ने छोड़ दिया है। लेकिन अब जिस तरह से यूक्रेन की जनता और जो यूक्रेन के जो फोर्सेस मुकाबला दे रही है इनको, रशियन फोर्सेस को, और आज जिस ढंग से पुतिन ने अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको अलर्ट मोड में किया है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुतिन ने जंग छेड़ के कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। देखिए, हालांकि अभी इसके आगे क्या रिजल्ट आएंगे, युद्ध के रिजल्ट तो बहुत अच्छे होते नहीं है, वो पूरी दुनिया पे उसका इफेक्ट होगा। लेकिन जो एक जो तानाशाह जैसे रशिया के बारे में और पुतिन के बारे में पूरी दुनिया के जो लेफ्ट लिबरल हैं वो तो यही समझते होंगे कि ये पुराने सोवियत संघ को जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो उनका रवैया है वो एक डिक्टेटर का है। शायद रशिया की जनता भी इसको स्वीकार नहीं कर रही है, जो पुतिन ने अभी युद्ध छेड़ा है। तो इन परिस्थितियों में जो मुझे लग रहा है कि फिलहाल आने वाले दिनों में पुतिन के लिए कुछ अच्छी खबर ना आए, क्योंकि अब जो है, एक तो मैं ये देख रहा हूं कि जो रशिया के विरोध वाले जो फोर्सेस थी, जैसे नाटो फोर्सेस की बात हो रही है, तो नाटो कहीं ना कहीं पुतिन को ट्रैप में ले रही थी। पूरी दुनिया में पुतिन को विलेन बनाने की उनकी एक सोची समझी रणनीति थी, जो पिछले 3-4 दिनों में पुतिन को विलेन बनाने में कामयाब हो गए हैं। कि जिस ढंग से यूक्रेन पर लगातार वो बमबारी कर रहे हैं और यूक्रेन की जनता बहुत वीरता से और साहस से उनसे लड़ रही है, वहां की फौज लड़ रही है, तो पुतिन को, और दूसरा वो पुतिन को इकोनॉमिकली घेरना चाह रहे थे। देखिए, पुतिन के लिए आज जो सबसे बड़ी खबर ये आई है कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को जो जोड़ता है, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, जिसमें दुनिया भर के 11,000 बैंक जुड़े हुए हैं, जिनसे रशियन बैंकों का भी कारोबार जुड़ा हुआ है। खास करके रशियन पेट्रोल और गैस का जो एक्सपोर्ट रशिया करता है और उसके जो पेमेंट्स हैं वो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू है। उस पर कुछ बैंकों ने आज रशिया को ब्लॉक किया है। तो ये रशिया के लिए, अगर स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से अगर रशिया को रोक दिया गया तो रशियन इकोनॉमी चरमरा के गिर जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे नाटो की एक बड़ी चाल लग रही है, या वेस्टर्न फोर्सेस की चाल लग रही है कि इस ढंग से रशियन इकोनॉमी को ध्वस्त कर दो कि वहां की जनता ही पुतिन के खिलाफ खड़ा हो जाए। रशिया की जनता ही कर, देखिए, रूस की इकोनॉमी पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी, और रूस की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी। इस परिस्थितियों में अब रूस ने युद्ध छेड़ा है, और रूस ने जो युद्ध छेड़ा है उसका सीधा इंपैक्ट यूरोपीय यूनियन के देशों पे पड़ेगा। और यूरोपीय यूनियन जो है रूसी गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। अभी तक तो पुतिन को यह लग रहा था कि यूरोपीय यूनियन के पास विकल्प क्या है,
अगर रूस अपना गैस रोक देगा तो यूरोप फ्रीज हो जाएगा। लेकिन आज एक खबर आ रही है कि यूरोप के तमाम देश अल्टरनेटिव गैस और एलएनजी सप्लाई का रूट्स ढूंढ रहे हैं कि और कहां से एलएनजी सप्लाई, गैस की सप्लाई लिया जा सकता है। और रशियन जो गैस का जो एक मेजर जो इंपोर्टर यूरोपीय यूनियन है, अगर उसने रशियन गैस को टोटली अगर इंपोर्ट बैन किया तो रशियन इकोनॉमी चरमरा जाएगी। अगर स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से भी रशिया को ब्लॉक किया, रशियन जो गैस का और तेल का एक्सपोर्ट भी अगर रुक गया, तो रशिया के पास बड़ा मार्केट अभी दुनिया में नहीं है। यूरोपीय यूनियन के देश उसका बड़ा बाजार है, बहुत बड़े खरीदार हैं। रशिया की इकोनॉमी को वहां से आने वाले डॉलर और जो यूरो होता है उससे बहुत मदद मिलती है। तो रशिया को फिर जो मार्केट है, नए मार्केट ढूंढना पड़ेगा। दूसरा जो एक बड़ा अलार्मिंग जो आज खबर आ रही है कि आर्मामेंट रेस बहुत तेज बढ़ने वाला है इस युद्ध के बाद। आज खबर आई है कि जर्मनी ने स्पेशल $100 बिलियन या $100 बिलियन यूरो या डॉलर, मैं अभी कहीं देख रहा था, का एक नया फंड रेज किया है हथियार के लिए, डिफेंस फंड। जर्मनी वो देश था जो अभी तक रशिया से कन्फ्रंट्रेशन के विरोध में था। जर्मनी और फ्रांस दो ऐसे देश थे जो नाटो फोर्सेस को लगातार कह रहे थे कि रशिया से यूक्रेन के मसले पर टकराव ना लो और इनसे बातचीत करके मसला का हल निकालो। लेकिन पुतिन की हठधर्मिता और इस अटैक ने अब जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को मजबूर किया है कि अमेरिका और ब्रिटेन की लाइन पे चले। ये दोनों देश ऐसे थे जो अभी तक बातचीत के रास्ते से मसले का हल निकालना चाहते थे। लेकिन आज जिस ढंग से जर्मनी और फ्रांस स्विफ्ट मैसेजिंग जो सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम का, उसको भी रसिया को ब्लॉक करने का विरोध कर रहे थे अभी तक। वो कह रहे थे कि नहीं, ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं उनके कुछ कंपल्सन्स थे, वो टकराव नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जर्मनी एकदम बॉर्डर पड़ जाता है रशियन, अगर ये सारे जो ईस्टर्न यूरोप के फिर आगे जर्मनी ही आता है, तो टकराव नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज जर्मनी के चांसलर का जो एक स्टैंड है वो पुतिन के लिए बहुत अच्छा स्टैंड नहीं है। उन्होंने इसका भी सपोर्ट किया है कि टोटली जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से रशियन बैंकों को ब्लॉक किया जाए, उनके पेमेंट्स को रोका जाए। और दूसरा ये कि उन्होंने $100 बिलियन का जो डिफेंस फंड जो आज डेवलप किया, जो ऑर्डर किया है कि एक स्पेशल फंड होगा, वो आर्म्स रेस को यूरोप में बढ़ाएगा। तमाम बड़े देश और भी कई देश एकाएक वो आर्म्स के अलग अलग फंड, मतलब कि डिफेंस का फंड रेज करेंगे और ये पूरे यूरोप में एक टकराव बढ़ेगा और पुतिन कहीं घिर जाएंगे इस पूरे खेल में। देखिए, पुतिन के साथ अभी तक डिप्लोमेटिकली 2 या 3 देश ही खुले पुतिन से अभी, मतलब कि जो यूएन में जो रेजोल्यूशन आया है उसमें इंडिया और चाइना जो है एब्सेंट हो गया। 2 बड़े पावर जो थे एशियाई पावर, वो एब्सेंट हुए हैं। लेकिन देखिए, चाइना तो एब्सेंट होना ही था, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक है कि पुतिन से उसका बहुत बड़ा अलाइनमेंट है और वो जो है पुतिन के साथ मिलके अभी क्योंकि देखिए यूक्रेन में जो कार्रवाई हो रही है उसको चाइना बड़ा चालाकी से मुख्य समर्थन दे रहा है। उसका एक कारण है कि जो अगर यूक्रेन पे रूस सक्सेस हो सकता है तो चाइना का टारगेट अगला ताइवान होगा। अगर यहाँ पे नाटो फोर्सेस, चाइना को लग रहा है कि अगर नाटो फोर्सेस यहाँ पे चुप हो जाती है और चुप हो जाते हैं और उसके बाद ये यूक्रेन पे रशिया का कब्जा हो जाएगा, तो हमें ताइवान पे कब्जा करने में आसानी होगी। साउथ चाइना सी के भी कई जो एरिया है उस पर चाइना क्लेम करेगा, जबरदस्ती घुसेगा। तो चाइना को तो मजे आ रहे हैं इस मामले में कि यूक्रेन का। लेकिन इंडिया की एक अपनी प्रॉब्लम है और इंडिया को इस मामले में बहुत ही कुछ मामलों पर स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए था, जो नहीं ले पाई। देखिए, यूक्रेन एक संप्रभु देश था, एक स्वतंत्र देश है। उस पर किसी भी तरह का हमला और उसके अंदर अगर उस इलाके को आप कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि कल को अगर आपके साथ ही, अगर आपसे मजबूत देश कोई अगर आपके इलाके में घुसता है, जो चाइना कर रहा है 2000, आप देख ही रहे हैं चाइना हमारे इलाके में लगातार घुस रहा है। कल को यूनाइटेड नेशंस में अगर चाइना के किसी भी बदमाशी पे अगर कोई प्रपोजल आता है, तो फिर हमारा क्या स्टैंड होगा, हमारे साथ कौन खड़ा होगा। आज ठीक है, रसिया से हमारी दोस्ती है, रसिया को लेकर हमारे कंपल्सन्स हैं, रसिया हमारे साथ बहुत लंबे समय तक खड़ा भी रहा है तमाम मुद्दों पे। लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, उस प्रिंसिपल्स को आपने मतलब कि उस पे स्टैंड रखना चाहिए, खड़ा होना चाहिए उस प्रिंसिपल्स पे। यहाँ पे जो प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रिंसिपल को रशिया ने वायलेट किया है, वहां पे इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए था। इंडिया ने बहुत चालाकी से कहा कि डिप्लोमेटिक वे में ये मसले का हल होना चाहिए। लेकिन रशिया तो वहां अटैक कर रहा है, बम चला रहा है, वहां पे टैंक घुसा रहा है। तो वैसे में
ये इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए था कि रसिया के जो कार्रवाई थी इसकी निंदा होनी चाहिए थी इंडिया की तरफ से, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए था जो वहां रेजोल्यूशन आया था। लेकिन अब कल को अगर चाइना हमारे इलाके में घुस जाएगा, जैसा कि अभी लद्दाख एरिया में घुसा, अरुणाचल पे ऐसे ही चाइना क्लेम कर रहा है, तो कल को हमारे साथ कौन खड़ा होगा? हालांकि हमारी एक मजबूरी है। उत्तराखंड और हिमाचल घुस गया तो हाँ, कई इलाके में तो लगातार घुसने की और घुसपैठ की खबर आती ही है। लेकिन हमारी सामने एक और भी, देखिए हमारे जो डिप्लोमेसी की कई प्रॉब्लम्स है, हमारी डिप्लोमेसी बड़े एडहोगिज्म पे चलती है। आज ये कर लो, कल देखेंगे, कल का कल देखेंगे। वो जिस ढंग से पंडित नेहरू की एक डिप्लोमेसी थी जिसकी बड़ी आलोचना आज होती है, उस तरह की डिप्लोमेसी नहीं है। वो डिप्लोमेसी में एक स्टैंड होता था, अगर वो गुटनिरपेक्ष थे तो गुटनिरपेक्ष थे। आज की डेट में हम गुटनिरपेक्ष नहीं है। एक दिन हम अमेरिका के साथ होते हैं, अगले दिन रसिया के साथ हो जाते हैं, तीसरे दिन किसी और के साथ हो जाते हैं। आने वाला था इसमें हाँ, पूछिए पूछिए। कि ये सब जो हो रहा है नेहरू जी ही जिम्मेदार होंगे। अभी भारत चुप है, चुप है। दूसरी बात है, कल मैंने कहा था फेसबुक ट्विटर पे, शायद आपने देखा होगा, इतनी लाचार भारत सरकार, कमजोर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। 56 इंच का सीना सिर्फ नापने से नहीं होता, इंच से वो करके दिखाना होता है। क्या 56 इंच के सीने वाले ने 56 इंच के जहाज भेजे वहां तक बच्चों को लाने के लिए? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा एम्बेसी वहां क्या कर रहा था, पहला सवाल ये उठता है। हाँ, देखिए, तनाव तो पिछले 6 महीने से चल रहा था। रशियन फोर्सेज यूक्रेन के बॉर्डर पे थी। हाँ, पहले 2014 में ऑलरेडी यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया को रसिया ने अपने अंडर में ले लिया था। ऑलरेडी वहां पे बॉर्डर एरिया में यूक्रेन के जो रसिया के बॉर्डर एरिया है, रशियन रेबल्स, रशियन फौज के अटैक्स हो रहे थे। तो ये मान के चलना चाहिए कोई डिस्टर्ब एरिया है। तो हमें जो बच्चे जा रहे हैं, जो वहां पढ़ने जा रहे हैं, उनकी संख्या खासी है, 20,000 22,000 बच्चे हैं। और उनके लिए वहां के एम्बेसी को रेगुलर, ऐसे किसी भी कंट्री में एम्बेसी जो होता है अपने बच्चों के ख्याल रखता है कि हमारे कितने बच्चे हैं, कहाँ हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई तो उनको कैसे वहां से निकालना है। अब ये देखिए कि हमारे 20,000 लड़के बच्चों का क्या, हमारी जो एम्बेसी के इंटेलिजेंस सिस्टम, हर एम्बेसी में एक सिस्टम होता है जिसमें खुफिया तंत्र भी होता है, वो क्या इतना वीक था कि उनको ये नहीं पता चला कि हमारे जो बॉर्डर जो तनाव चल रहा है वो कब काफी उसमें इजाफा हो जाएगा, कब ज्यादा विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। ये अगर हमारी एम्बेसी को नहीं पता था, मीन्स तो हमारी एम्बेसी के जो ऑफिसर्स हैं वहां नालायक ऑफिसर है, उनको ये कुछ नहीं पता, वहां पे जाके मौज मस्ती करते हैं और डिप्लोमेसी नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात कि पिछले 20 दिन 25 दिन में तनाव काफी ज्यादा हो गया था। इंडियन एम्बेसी ने सिर्फ मैसेज किया है, जबकि इंडियन एम्बेसी को यह चाहिए था कि जितने भी रशियन और बेलारूस के बॉर्डर पे जो हमारे बच्चे थे, जहां जो उनके नजदीक थे रशियन फोर्सेस के, वहां से बच्चों को निकालने की प्रायर व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। और वहां पे जितने ट्रेवल एजेंट्स थे उनके बसों की बुकिंग करा लेनी चाहिए थी। और एक इमरजेंसी एग्जिट प्लान इनको ये रखना चाहिए था कि बच्चों को सुरक्षित पोलैंड के तरफ से या ईस्टर्न यूरोप की तरफ से निकालने का एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए था। यूरोप के देशों में वो लेके जाते। आज देख रहे थे कि एक खार्किव सिटी है जहां पे हमारे बच्चे रो रहे थे, वहां पे सऊदी अरब के बच्चे और जो वेस्ट एशिया के जो बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए स्पेशल वहां के एम्बेसी ने बसें भेज रखी थी। बसों पे बच्चे सवार हो के निकल रहे थे पोलैंड की तरफ या जो भी ईस्टर्न यूरोप के जो देश होंगे उनकी तरफ, और हमारे बच्चे रो रहे थे। हमारे बच्चों के लिए ना कोई बसों का इंतजाम था, ना कुछ इंतजाम था। अब सवाल आ रहा है कि पिछले 4 दिन 5 दिन से हमारे स्पेशल ऑफिसर्स वहां जो गए हो क्या कर रहे हैं? बच्चों के तो लगातार वीडियो आ रहे हैं, को बच्चे रो रहे हैं हमारे, उनके उनके लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाना है ना पीना है। तो हमारी एम्बेसी का कोई प्लान क्यों नहीं था? देखिए, जब हमारा एक हमेशा ये प्लान रहता है कि जब हमारे बहुत सारे ओवरसीज में जो हमारे इंडियंस, चाहे मजदूर हो, चाहे लेबर हो, चाहे ऑफिसर हो, जो काम कर रहे हैं, जैसे इराक जो वार हुआ था। संजीव जी, हाँ, हमारे एम्बेसी का प्लान है कि गोबर का गड्ढा बनाना है, गोईठा। नहीं, एम्बेसी में तो योग्य ऑफिसर होते ही हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज से जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कम से कम अपनी जिम्मेवारी तो निभानी चाहिए। अगर सरकार बेशक कोई डायरेक्शन ना दे, उनको अपने लेवल पे जो ऑफिसर वहां बैठे हैं, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो क्या कर रहे होते हैं? कम से कम वो बच्चों को अलर्ट तो करें। उनके फैमिली का रिकॉर्ड होगा उनके पास,
उनको अलर्ट करें कि हाँ स्थिति ठीक नहीं है, अपने बच्चों को बुला लो। वो किस चीज का वेट कर रहे थे वहां बैठे हुए? और फिर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को क्या अलर्ट भेजा? कम से कम यहां तो रिपोर्ट करते अपने विदेश मंत्रालय को कि हाँ हालात ठीक नहीं है, अपने बच्चों को ले जाओ या बच्चों को निकालो। अब सवाल यह है कि इराक में जब वार हुआ था, आपको याद होगा, यस, उस समय लोग वहां से वापस आए थे इंडिया में और भारत सरकार ने वापस लिया था। तो वहां पे अम्बेसी, उस समय अम्बेसी का जो एक्टिविज्म था, जो अम्बेसी जितना एक्टिव थी वो भी देखने वाली थी। अम्बेसी के बिना तो काम नहीं चल सकता ना। हमारे जो इंडियंस अगर दुबई में है, हमारे इंडियंस अगर बगदाद में है, तेहरान में है, तो वो उनका तो रास्ता तो एम्बेसी से ही डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट तो भारत सरकार से वो रास्ता कर नहीं सकते। तो उस समय एम्बेसी इतना एक्टिव था। आज हमारे एम्बेसी डिफंक्ट क्यों हुआ पड़ा है? क्यों हमारे बच्चे फंसे हुए हैं? और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो प्लेन जो सर्विसेज है, हमारे जो विमान कंपनियां हैं, वो बेशर्म होकर फटाफट किराया बढ़ा दिया। उनको ये भी शर्म नहीं आया कि वो जो बच्चे पड़े हुए हैं वो हमारे देश के हैं। यहाँ पे तो जितना पैसा कमाना है वो कमा ही रहे हैं, पूंजीपति हैं, अरबों करोड़ों कमा रहे हैं देश में, आम लोगों से ही कमाते हैं। कम से कम इस समय तो सेवा भावना देखी जानी चाहिए इनको। और टाटा तो कहते हैं कि हमेशा सेवा भावना से टाटा काम करता रहा इस मुल्क के अंदर। हर जगह सोचते हैं कि टाटा ने बहुत हॉस्पिटल है, टाटा का ये चैरिटी है, टाटा का वो चैरिटी है। इस समय जैसे ही हुआ 25,000 का टिकट उन्होंने 50,000 55,000 कर दिया इमीडिएट। जबकि टाटा को तो इस समय चाहिए था कि वहां 25,000 30,000 में ईस्टर्न यूरोप के अंदर अपने 50 विमान वहां पर खड़े कर देने थे। एक विमान में 250-300 बच्चे तो आ ही जाते हैं, एक ही बार में 3,000 बच्चे आ जाते। टाटा को छोड़िए, भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपने नागरिकों को वापस लाए वापस। यहाँ पे जो सरकार है ये क्या कर रही है? खाली 56 इंच का सीना ले घूम रही है। देखिए हमारी सरकार तो जो है अभी तक सिर्फ 245 बच्चों का एक या 250 250 बच्चे आए हैं। जबकि हमारी सरकार को चाहिए था, अब चाहे जो प्रॉब्लम ये बताएं, हमारी सरकार को चाहिए था कि जो हमारे जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं, विमान कंपनियां जो हैं, इनको कम से कम अलर्ट मोड में करके वहां पे ईस्टर्न यूरोप के अंदर अपने फ्लाइट्स लगा देने चाहिए थे। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। हमारे बच्चे वहां फंसे हुए, ऐसी कोई खबर नहीं है। 56 इंच के सीने वाली सरकार ने 56 इंच का फ्लाइट भी नहीं भेजा, यही थंबनेल लगाता हूँ। नहीं, देखिए गवर्नमेंट की विफलता है इसमें, तो कोई क्या कहा जाता है, मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं है। और ये एक बार विफलता नहीं दिखी है, पहले भी दिखी है। इराक में हमारे 40-42 जो बच्चे थे, वो आज तक नहीं आए, मारे गए आईएसआईएस के हाथ में, मोसुल के अंदर। कितना पैसा चाहिए था उस पूरे इस मामले में? कुछ तो आईएसआई नेगोशिएशन कर रहा था उस समय कि मतलब कि कुछ पैसे की बातचीत चल रही थी, क्योंकि वो सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बहुत ज्यादा जान की कीमत पैसे से लगाते हैं। अगर हमारे 40 बच्चों के जान अगर कुछ पैसे देके बच जाते, बचा लेना चाहिए था। वो तो एक पुरानी बात है। इसमें कितने पैसे मांगे गए थे? केपीएससी जिंदा थे उस समय? नहीं, देखिए उस समय ये मुझे एग्जैक्ट नहीं कर सकता है कितने पैसे मांगे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की नेगोशिएशन हुई थी, लेकिन पैसे नहीं दे पाए थे। तो कौन नहीं दिया? केरला के बच्चे कैसे वापस आ गए? ये लोग बताते हैं कि उस समय केरल गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया था अपने लेवल पे कुछ लोगों को लगा के वहां, और उनके बच्चे सारे छूट गए थे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में तमाम चीजों को देखना होता है। अगर कोई जाति संगठन है, कोई, देखिए पाकिस्तान के अंदर कई बड़े लोगों को किडनैपिंग हुआ, आतंकी संगठनों ने किया, उनको पैसे देके छुड़ाए गए। बाद में अखबारों में खबरें भी आई, कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर के जो बेटे को किडनैप किया गया था, वो पैसे देके छुड़वाया गया था उनका। ये जो तमाम चीजें हैं, इस तमाम चीजों को देखने के लिए ये भारत सरकार को ये अपना देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो हमारे जो बच्चे हैं, कम से कम उनके लिए इनको इमीडिएट प्लेन्स ईस्टर्न यूरोप में भेजना चाहिए, अपने बच्चों को निकालना चाहिए। हमारे बच्चे सारे उन इलाकों में फंसे हुए हैं जहां बम फट रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने एक दिलचस्प बात कही है, इसीलिए मैंने वो केरला का जिक्र किया कि पंजाब के बच्चे मारे गए। केपीएससी गिल उस समय थे। देखिए उस समय ये खबर आई थी कि जो कुछ तमाम लोग जो थे वो नेगोशिएट कर रहे थे कि किसी ढंग से बच्चों को ले जाया जाए। आईएसआईएस पैसे का डिमांड कर रहा था और ये पैसे का पेमेंट नहीं कर पाए, और पैसे का पेमेंट नहीं करने के कारण वो बच्चे बेचारे वो आईएसआईएस के बलि चढ़ गए।
वो जो लड़के थे हमारे। कितने पैसे? अब ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कितने पैसे हैं, लेकिन उस समय चर्चा में ये बातें तमाम आई थी कि जो दुबई में जो कुछ पंजाब के लोग थे वो नेगोशिएट कर रहे थे उनसे कुछ पैसे, वो गरीब लड़के थे, वो पैसे तो दे नहीं सकते थे। केरल गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत एक्टिव थी उस समय, अच्छा, उनका बहुत बड़ा वर्क फोर्स वहां काम करता है, हाँ, और उन्होंने अपने लेवल पे उसको मैनेज किया, बच्चे निकाल के लाए अपने। ये बात वहीं पे आकर अटकती है संजीव जी कि ये तो 56 इंच की इतनी सरकार है, शेर चीता की तरह चलती हुई फोटो आती है, जी इतने भी हवाई जहाज नहीं है कि बच्चे बुलाने वहां से। 2.5 लाख लोग गल्फ वॉर जब शुरू हुआ था 90s में, आपको जी याद होगा, आप लोग सब जानते हैं उस समय, तो भारत सरकार ने जहाज भेज के सारों को बुलवाया था, तकरीबन 2.5 लाख लोग आए थे, याद जी। है? 90 जब गल्फ वॉर शुरू हुआ था। गल्फ वार जब हुआ था। हाँ, तो सारे लोगों को बुलाए गए थे उस समय। जी तो इतनी बड़ी सरकार है, अमित शाह एकदम खूंखार, एकदम एकदम शेर चीता की तरह, मोदी चीता की तरह, तो इनके पास जहाज नहीं है, पैसे नहीं है, क्यों नहीं बुला पाए? हम तो कह रहे हैं कि 20,000 बच्चों को बाहर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और भारत सरकार की इकोनॉमी इतनी वीक नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है भारत, हाँ, ना पाकिस्तान है। हम दुनिया के 6th बड़े इकोनॉमी है, छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे लिए कोई अपने बच्चों को निकालना मुश्किल काम नहीं है। भारत सरकार पे कर सकती है पैसे को, हाँ, भारत सरकार दे सकती है। कितना खर्चा हो जाएगा 20,000 बच्चों को निकालने में? 100 करोड़ खर्चा हो जाएगा, 200 करोड़ हो जाएगा, 300 करोड़ हो जाएगा। हमारे बच्चों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाहिर है। अगर 100-200 राउंड हमारे फ्लाइट्स को लगाना भी पड़ जाए अपने बच्चों के लिए, कितना पैसा खर्च हो जाएगा? 100-200 सरकार करोड़ ही उसका पेमेंट कर दे, वो अपने जितने भी जहाज हैं उनको लगा के पेमेंट कर दे। बच्चों पे बाहर डालने की भी कोई जरूरत ही नहीं है। बच्चों को तो जान की सांसत पड़ी हुई है, उनको तो खाने को भी नहीं मिल रहा है, पीने को भी नहीं मिल रहा है। उनको तो बॉर्डर पे ला के इमीडिएट उनको वहां से निकाले, इस खर्चा सरकार ही वहन करे। वो बच्चों को 25,000 50,000 का टिकट देने की क्या जरूरत है? आए जाहिर। प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा मतलब कि सेटबैक है कि मतलब कि संजीव जी, एक बात तो शायद जो बच्चे पढ़ने गए हैं यूक्रेन में, और वो सब जो है, ज्यादातर बच्चे जो है ना प्राइवेटाइजेशन के समर्थक है, जी और वो प्राइवेट फीस देके पढ़ने गए, और सब रिजर्वेशन के विरोधियों में ज्यादातर। अब उनको शायद ये बुद्धि आ जाए कि प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत खतरनाक चीज है, किसी को नहीं। देखिए क्या है कि बेसिकली क्या है ना कि जो बच्चे वहां गए हैं वो वही बच्चे गए हैं जो इंडियन मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जैसे यहाँ पे 1 करोड़ 1.25 करोड़ प्राइवेट कॉलेज में फीस है, यूक्रेन में कम फीस में एमबीबीएस हो जाता है। हालांकि वो बच्चे बेचारे यहाँ आएंगे तो हो सकता है उसी प्राइवेटाइजेशन के तहत पे जब डॉक्टर होके इलाज करेंगे तो मरीज से खूब पैसे को शोषण करेंगे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चे तो वो बेचारे हैं जो कम से कम ऐसे माँ बाप के बच्चे हैं जो भारत के मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया का कैपिटेशन फी या नॉर्मल फीस देने की क्षमता नहीं रखते। यूक्रेन में उससे कम में हो जाता है तो वहां गए हुए हैं। लेकिन चलिए जो भी है, हमारे बच्चे अगर दुनिया के किसी भी देश में कमाने गए हैं, अगर वहां कोई क्राइसिस आ रहा है तो उनका निकालना सरकार का फर्ज है। चाहे अफ्रीका हो चाहे लैटिन अमेरिका हो, हर एक वेलफेयर स्टेट में हर एक नागरिक के जान की कीमत होती है। एक अमेरिकन नागरिक को अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान में कोई मार दे तो उसकी कीमत कितना बड़ा चुकाना पड़ता है, आप दुनिया में कई बार देख चुके होंगे उस मुल्क को क्या कीमत चुकाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो जान की कोई परवाह ही नहीं है, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। यहाँ सिर्फ बयानबाजी हो रही है इस मुल्क के अंदर कि उनको निकालना कैसे है। संजीव जी, 56 इंच के सीने को और 56 इंच के सीने वाले सरकार को एंजॉय कीजिए। आपके बच्चे फंसे हुए हैं कहीं भी, सरकार को उससे मतलब नहीं है। सरकार खाली बयान देगी, यूपी में जाकर चुनाव में बुलाएगी, उसके पास हवाई जहाज नहीं है, 200 करोड़ रुपए नहीं है आपको बच्चों को बाहर लाने के लिए। आप उनको वोट देते रहिए, और 56 इंच चल के एकदम चीता की तरह आप चलते रहिए। चीता चलने से नहीं है, फोटो खींचने से नहीं होता है, कर्म से होता है। कर्म करके दिखाइए। जवाहरलाल नेहरू का मैं समर्थक नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हमने पढ़ा है, अम्बेडकर के राइटिंग से ही पढ़ा है कि जवाहरलाल नेहरू भी जो है ना, वो अम्बेडकर साहब में बहुत सारी बातों को इनकॉर्पोरेट करते थे और कहते थे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको तारीफ किया है,
अपने भाषण में, लेखन में, क्योंकि दोनों मिलकर एक आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। दोनों के तरीके में अंतर था, कोई किसी ने सीना नहीं दिखाया। शायद नरेंद्र मोदी से चौड़ा सीना डॉक्टर अंबेडकर का था, लेकिन ये बात सीना दिखाने से नहीं होता है, यहाँ से होता है। 56 इंच का है कि नहीं, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, दुखद है, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन भारत सरकार फेल हो चुकी है। और संजीव जी ने बहुत बढ़िया इस पे पूरी टिप्पणी दी है, पूरा सुनिए और उसको शेयर करते रहिए। शुक्रिया संजीव जी, आपसे फिर मिलता हूँ। दोस्तों, आप पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए। अम्बेडकर नामा ग्लोबल, बहुजन विजडम, सारे वीडियोज आप शेयर करते रहिए। शुक्रिया, जय।